Hey, hello everyone. This is CA Meenal, CA Foundation. सितंबर 2024 बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है और इसके आइडियल आंसर्स भी मैंने मार्क किए हुए हैं। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस यूनिक क्वेश्चंस जो इस पेपर को डिफिकल्ट बना रहे थे। ओके, द पेपर वाज रियली गुड। प्राइमा फेसी देखने पर लगता है कि पेपर इजी है, लेकिन इवेंचुअली यू रियलाइज कि थोड़े ट्रिकी ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। पहला क्वेश्चन ऑफ द सेम कैटेगरी इज क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following is not the limitation in computation of national income? नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त कौन सा इनमें से लिमिटेशन नहीं है? ये एक डायरेक्ट टॉपिक है तुम्हारे मॉड्यूल में, लेकिन लिमिटेशन याद रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और स्पेशली जो इन लोगों ने ऑप्शन दिए हैं दैट आर वेरी कंफ्यूजिंग। ऑप्शन ए लिख रखा है इशू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। ऑप्शन बी है सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। ऑप्शन सी है डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये तीनों ही चीजें कवर्ड है वो टॉपिक में, लिमिटेशंस इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ये टॉपिक इन लोगों ने जीडीपी एंड वेलफेयर टॉपिक में ये पॉइंट कवर किया हुआ है। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट, और इसलिए स्टूडेंट ने भी गलत मार्किंग की हुई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ द पेपर, दैट्स क्वेश्चन नंबर 37। अब यार डेटाबेस क्वेश्चंस इतने बढ़ा दिए हैं इंस्टीट्यूट ने। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग स्टेट्स? अब अगेन एक लाइन देके रखी है चैप्टर 7 की यूनिट 1 में। आर्टिकल 268 से लेके 281 इज द आंसर। बट अगेन इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट के लिए याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 है ऑफ दिस पेपर। अंडर इंस्टीट्यूशनल, मैंने मार्क भी करके रखा है, अंडर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट, एक्सटर्नल डेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। बेटा, बच्चे ने भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मार्क किया हुआ है, जो गलत नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बड़ा क्लियरली एक वर्ड यूज किया हुआ है दैट इज इंस्टीट्यूशनल। तो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि टर्म आया है, तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन? ये थोड़ा ज्यादा हो गया इंस्टीट्यूट के पार्ट पे। अब इसमें जैसे स्टूडेंट ने भी मार्क किया हुआ है ऑप्शन सी, दैट इज लेवी न्यू टैक्सेस एंड रेज द रेट्स ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस। ये गलत नहीं था। ओके, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन बी, इम्प्लीमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स एंड रिड्यूस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बेटा, ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब ही ये है वो सारे पॉलिसी मेजर्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करती है। टिल द टाइम ऑस्टेरिटी का मतलब नहीं पता है, it's very difficult to mark this answer correctly. Okay, a very good question from Institute. Coming on to next one, question number 55. As on 1st February 2021, how many regional trade agreements were in force in worldwide? Okay, again, एक डेटाबेस क्वेश्चन जिसकी एक छोटी सी लाइन देकर रखी है यहाँ चैप्टर नंबर 9। कितने आरटीएस हैं? करेक्ट आंसर इज 339 आरटीएस, लेकिन वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अरे वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर टू? एब्सोल्यूट एडवांटेज का प्रिंसिपल क्या कहता है? बेटा, इसमें स्टूडेंट ने भी गलत मार्क किया हुआ है। द एबिलिटी, ऑप्शन ए जो है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। Correct answer is the ability to produce greater quantity of goods using the same amount of resources as competitors. ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब ही होता है कि आप दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में सेम रिसोर्स यूज करके ज्यादा आउटपुट बना पा रहे हो। लेकिन ऑप्शन ए डेफिनेटली ट्रिकी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 58। अगेन एक अलग सा क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन, साइन बिटवीन, ओके। नाफ्टा एक एग्जाम्पल था आरटीए का जो देके रखा था, और ये साइन हुआ है बिटवीन यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको, दैट इज ऑप्शन बी। लेकिन अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट का क्वेश्चन है ये। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन तो मैं आउट ऑफ सिलेबस बोलूंगी। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द rate between currencies Y and Z, which is derived from the given rates of another set of two pairs of currency, say X and Y and X and Z.
मतलब एक्स एंड वाई और एक्स एंड जेड दो कंट्रीज हैं, और उनके रेट के बेसिस पे हम वाई एंड जेड का रेट निकाल रहे हैं। दो अलग अलग कंट्रीज के रेट्स लेके रखे हैं, एक्सचेंज रेट्स, और उसके बेस पे हम थर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं। उसे क्रॉस रेट बोला जाता है। ये इंटर के सिलेबस का पार्ट था, लेकिन फाउंडेशन के सिलेबस में तो था ही नहीं। है समरी में गलती से आ गया था क्वेश्चन, उस पे इन लोगों ने एग्जाम में क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन नंबर 68, on which date was the apex policy making body, the planning commission, was replaced by the National Institution for Transforming India आयोग। नीति आयोग कब बना था, सिंपल वर्ड्स में। अब ये लोग ईयर के साथ साथ डेट पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऑप्शन में भी मतलब 2015 इज द करेक्ट ईयर, लेकिन ऑप्शन में इन लोगों ने 1 जुलाई और 1 जनवरी भी दे दिया है। नाउ इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। करेक्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली 1 जनवरी, अगेन अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन दैट इज ट्रिकी। अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। फिर से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPIIT? Again, the student has marked it incorrectly. Department for Promotion of Industrial and Internal Trade. The correct option is Department for Promotion of Industry and Internal Trade. बेटा इतना भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है तुमसे कि तुम इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल का डिफरेंस याद रखोगे। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 73 है, which of the following is not the aim of methanol economy program? इनमें से कौन सा एम नहीं है? Again, a very unexpected question and too much theory to be learned by a student. Okay. Option A तुम्हें देके रखा है converting coal reserves and municipal solid waste into methanol. Option B देके रखा है reducing greenhouse gas emissions. Option C है reducing India's oil import bill. और option D है converting industrial waste into methanol. पहले तीन ऑप्शंस तो सही हैं, गड़बड़ है ऑप्शन डी के साथ। ओके, दिस इज नॉट द एम ऑफ मेथनॉल प्रोग्राम। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेकिन अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है स्टूडेंट के लिए करेक्टली मार्क करना। क्वेश्चन नंबर 75, द इंडिया डेवलपमेंट अपडेट report published in November 2022 is published by, इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। लेकिन ये भी आई से इट्स अ वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये इतना सा लाइन देके रखा था तुम्हारे कंक्लूजन में, चैप्टर के एंड में। ओके, और वहां से ये लोग क्वेश्चन बना दिए हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 80। Suppose the price elasticity of demand of a firm for the product is 1.2. If the price of the output is increased by 5%, then it is most probable that, बेटा अगर इलास्टिसिटी टोटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ योर डिमांड, अगर इलास्टिसिटी तुम्हें देके रखी है 1.2, तो इन दैट केस मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है ना, प्राइस बढ़ने पे डिमांड और ज्यादा से गिर जाएगी। देयर विल बी अ बिगर इम्पैक्ट ऑन डिमांड। ठीक है, तो जनरली अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं तो रेवेन्यू कम होना चाहिए, क्योंकि डिमांड ज्यादा से गिर जाएगी। तो रेवेन्यू शुड फॉल। हालांकि यार इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट अबाउट प्रॉफिट। तो आउट ऑफ द फोर ऑप्शन से मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन लुक्स लाइक बोथ रेवेन्यू एंड डिमांड विल फॉल। टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट दोनों ही गिरना चाहिए, और इसके सबसे क्लोज ऑप्शन जाता है ऑप्शन सी, दैट इज टोटल रेवेन्यू वुड डिक्रीज बट प्रॉफिट में इंक्रीज। अगेन इंक्रीज प्रॉफिट मार्क करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फॉर मी द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी, एंड इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। आइडियली दे शुड नॉट हैव आस्क्ड अबाउट प्रॉफिट। ओके, रेवेन्यू इज गुड बिकॉज हमारे पास कॉस्ट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ओके, a good question again from institute. Next one is question number 92. How is production in economic sense distinguished from non-market activities performed within a household? ये छोटी सी लाइन देके रखी है तुम्हें इन योर मॉड्यूल कि जो मेनली इम्पैक्ट करता है या डिफरेंशिएट करता है प्रोडक्शन को फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो है एक्सचेंज इन दी मार्केट। तो करेक्ट ऑप्शन टू इट इज ऑप्शन बी। However, the options are really confusing. That is involvement of love and affection, voluntary nature, and intangible outputs. ठीक है, and last one, question number 98. Which of the following expenses is included in cost of production and termed as accounting cost? The correct answer to it is option A, wages paid to workers employed in a factory. Beta, the thing to remember here is
अकाउंटिंग कॉस्ट के साथ साथ तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ऑप्शन बी सी डी डेफिनेटली इसमें कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन बी है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट विल नॉट बी रिगार्डेड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। Expenses incurred on advertising, again, it's not cost of production. And common cost incurred for general operation of business. Common cost में दूसरी cost भी include हो सकती है. Okay? तो correct option, most appropriate one is option A. Okay? These are the unique questions of the given paper, and this is the entire paper with its solutions.